हेलो फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से आप लोग, ये जो है परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 21 में आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 21 में आपने पढ़ा है कि आप जो है बोर कक्षा में बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग और बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा कह सकते हैं ना, आपने क्या निकालना सीखा है? ऊर्जा को कैसे निकालेंगे आप, कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप ना? नहीं बता, रुको का दिक्कत है। देखिए ध्यान से, आपने जो है कल जो है इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं, आज और जो है कल आपको जो है ना ये प्रश्न दिया गया था। कल आपको जो है ये प्रश्न दिया गया था घर से सॉल्व करने के लिए। आपने देखिए क्या सही सॉल्व किया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की साधारण या मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को से होना चाहिए था, से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसको कहते हैं आयनन ऊर्जा, इसकी गणना करनी है। कि हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में है, वहाँ से उसको बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालना है तो निकालने के लिए कितना एनर्जी आप देंगे, उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा, वही निकालना है, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था का मतलब जानते हैं, n बराबर 1, पहली कक्षा है, और उसको बाहर निकालना है। बाहर का मतलब n बराबर इनफाइनाइट पे लेके जाइए आप। कभी भी आयनन शब्द का मतलब हो, आयनन की बात किया जाए, आयनन का मतलब उसको इनफाइनाइट पे लेके जाया जा रहा है, या इनफाइनाइट पे लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न बोल दे कि इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से, कह सकते हैं n बराबर 5 से उसको बाहर निकालना है, मतलब यही होगा, समझे आप लोग। n बराबर 5 से अगर आप बाहर निकालेंगे, इसका मतलब है कि n बराबर 5 से उसका किया जा रहा है आयनन। आयनन का मतलब उसको बाहर निकाला जा रहा है, n बराबर इनफाइनाइट पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो यही बात है, n बराबर 1 से कहाँ लेके जाना? इनफाइनाइट पे लेके जाना है। पूछ रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा यहाँ डेल्टा ई। क्यों देखो, आप जो है बोल सकते हैं कि ये इसकी एनर्जी E1 है, इसको आप क्या मान सकते हैं? हर कक्षा की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होती है। इस एनर्जी को E1 मान लीजिए, इस एनर्जी को E2 मान लीजिए। आपको पता करना है कि यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसको बोल सकते हैं एनर्जी, डेल्टा ई बोल दीजिए आप, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है? E2 माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम क्या है? E2 है, प्रारंभिक क्या है? E1। या आप इसको ऐसा लिखो, इसको बोल सकते हैं ना, इसकी एनर्जी इनफाइनाइट है, तो आप लिख सकते हैं E इनफाइनाइट माइनस E1। बेहतर यही है कि E इनफाइनाइट लिख दो, क्योंकि इस इनफाइनाइट पे गया है, तो इसकी एनर्जी जो है E इनफाइनाइट माइनस E1 कर दीजिए। और इनफाइनाइट पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? 0। ये जानते रहिए आप, इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है क्या? एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ध्यान दीजिए, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो अगर आप बात करें H परमाणु की बात करें, तो H परमाणु के लिए n का मान क्या लेंगे आप? अरे Z का मान 1 लेंगे। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो Z का मान 1 लेंगे आप, और n का वैल्यू इनफाइनाइट है। तो जब आप इनफाइनाइट का मतलब 1/इनफाइनाइट को 0 बोल सकते हैं आप। 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। और जब मल्टीप्लीकेशन गुणा होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। समझ पा रहे हैं?
तो यही है, इनफाइनाइट पे जब भी एनर्जी निकालिएगा तो क्या लिखेंगे आप, 0। तो लिखिए आप डेल्टा ई बराबर 0 माइनस E1। ठीक है, E1 का मतलब, अब देखो E1 का मान चाहे बगल में निकाल लो आप। E1 का मान क्या होगा पता है, फार्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। जेड का मान 1 है क्योंकि एच परमाणु है, जेड का मान 1 है और एन का मान भी 1 है, तो इतना ही आ जाएगा ना। हाँ, इतना ही आ जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे आप, डेल्टा ई बराबर, ये प्लस में आ जाएगा वैल्यू ना, ये वैल्यू का ये भी माइनस ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 प्लस कह सकते हैं, 0 हटा ही दो, प्लस कह दें आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से इनफाइनाइट पे लेके जाना है तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, प्लस का मतलब दिया जा रहा है, माइनस का मतलब निकलता है, तो इतना एनर्जी आप उसको देंगे ताकि वो कहाँ जा सके, इनफाइनाइट या बाहर जा सके। ठीक है, ये तो आसान सा प्रश्न है। इसके बाद आप इसको लगाने का प्रयास करें, नहीं तो मैं लगवा रहा हूँ आपको। ये देखो ध्यान से आप लोग आयनन पे क्लियर है ना। आयनन, आयनन का मतलब क्या है, या आप भी पढ़ेंगे हाल अगले पाठ में आयनन ऊर्जा के विषय में। आयनन ऊर्जा क्या है कि कोई परमाणु है, परमाणु होता है उसको बोलते हैं, परिभाषा तो होता है विलग गैसीय परमाणु। किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। लेकिन अभी आप ये ना सोचें, परिभाषा तो यही होती है, आप बाद में अभी तीसरे पाठ में पढ़ेंगे। तीसरे पाठ में आयनन ऊर्जा का परिभाषा पढ़ेंगे कि किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है, उसी ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। लेकिन अगर जब भी, सुनो ध्यान से, जब भी आयनन शब्द आ जाए कि n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन का आयनन किया जा रहा है, n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन का आयनन किया जा रहा है, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आयनन अगर n बराबर 2 से किया जा रहा है, 2 से आयनन करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को 2 से इनफाइनाइट पे लिया जा रहा है, n बराबर इनफाइनाइट तक पहुंचाया जा रहा है। अगर n बराबर 3 से उसका किया जा रहा है आयनन, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को n बराबर 3 से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, इनफाइनाइट पे। अगर 5 से किया जा रहा है तो 5 से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं आप कि अगर n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन का किया जाए आयनन, इसका मतलब उसको 5 से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, इनफाइनाइट। तो देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्ष में या कक्षा में कह सकते हैं उपस्थित हो, तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करनी। ध्यान दें, n बराबर 5 कक्षा से उसका क्या किया जा रहा है, आयनन किया जा रहा है। और परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन, उसमें इलेक्ट्रॉन का किया जा रहा है आयनन 5वें कक्षा से। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसको 5वीं कक्षा से कहाँ लेके जाया जा रहा है, इनफाइनाइट पे। तो पहला केस क्या है, देखो ध्यान दो, इस प्रश्न को सॉल्व कर इतने वर्ड को, कि इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, n बराबर इनफाइनाइट। आप इसकी एनर्जी क्या मान सकते हैं, इसका एनर्जी E1 मान लो ना, और इसका एनर्जी मान लो E इनफाइनाइट। इसको E1 मान लो, उसका E इनफाइनाइट मान लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है ना, इसको यहां से यहां ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना है। पहला केस है, ये पहला केस है। उसके बाद आगे पढ़ो। अच्छा, पूछ रहा है ना, अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। अब कोई कहे, सुनो पहले, कोई कहे हाइड्रोजन परमाणु का आयनन एंथैल्पी क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु का अगर आयनन एंथैल्पी शब्द आ रहा है आपके मन में, आयनन एंथैल्पी का मतलब यही है कि उस इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से कहाँ ले जाया जा रहा है, इनफाइनाइट। आयनन एंथैल्पी वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या समझेंगे। देखो अगर आयनन बोल रहा है तो देखो कि 5वें से किया जा रहा है आयनन, कि दूसरे से किया जा रहा है आयनन, कि तीसरे से किया जा रहा है आयनन।
अगर पांचवें से आयनन किया जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से n बराबर इनफाइनाइट के लिए पहुंचाया जा रहा है। अगर तीसरे से किया जाएगा इसका मतलब n बराबर 3 से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, n बराबर इनफाइनाइट पे। लेकिन अगर आपको केवल बोला है आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी आपको बताया ही नहीं गया कि कहाँ से किया जा रहा है। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को 1 से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, इनफाइनाइट। तो बोल रहा है कि ये वैल्यू और जो ऊपर वैल्यू मिलेगी उन दोनों की तुलना करनी। क्या करनी है, तो आप दो बार निकालेंगे। तो एक को डेल्टा आई मान लो, डेल्टा E1 मान लो, और एक को क्या मान लीजिए, डेल्टा E2, डेल्टा E2। इन दोनों की तुलना कर लीजिए। अच्छा देखो ध्यान से, ये डेल्टा E1 मान लो, पहला केस है। और दूसरा केस क्या निकालेंगे आप, n बराबर कहाँ से, H पर परमाणु तो हाइड्रोजन ही है, उसमें क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, n बराबर इनफाइनाइट। ये दूसरा केस है। तो यहाँ जो डेल्टा E मिलेगा उसको डेल्टा E2 मान लो। तो डेल्टा E1 और डेल्टा E2 का अनुपात निकालना है। तुलना का मतलब क्या निकालना है, अनुपात। अच्छा देखो, डेल्टा E1 क्या लिखेंगे आप, डेल्टा E1 तो लिख दो अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम क्या है, इनफाइनाइट है, और प्रारंभिक ये था, तो E इनफाइनाइट माइनस E1। इनफाइनाइट का वैल्यू तो जीरो उबई करेगा। मैंने बता दिया है कि इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या आती है, जीरो। तो इसका वैल्यू लिखेंगे जीरो, और E1 का मान, ठीक है। हाँ, तो यहाँ फार्मूला क्या लिखेंगे पता है, -13.6 Z² अपान n² होता है। फार्मूला होता है Z² अपान H। परमाणु के लिए Z का मान क्या लिखेंगे, और n का मान यहाँ दिया गया है। इसका हाँ 1/25 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैल्यू तो आएगा अपना, ठीक है। अच्छा हाँ, कितना आ रहा है ये, 0 पॉइंट प्लस में आ जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा। हाँ 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। समझ पाए आप लोग। ऐसे इसका निकाल लो। इसका क्या निकालेंगे आप, देखो यहाँ आ रहा है, तो लिखिए डेल्टा E2 निकाल लो। चलो, ये डेल्टा E1 था और ये क्या है, डेल्टा E2। क्या लिखेंगे, इसका एनर्जी इनफाइनाइट मान लो और इसका भी, इसका E1 मान लो। तो क्या लिखेंगे, E इनफाइनाइट माइनस E1। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। आगे सॉल्व कर लीजिए आप। डेल्टा E2 क्या निकालेंगे आप, -E1 आ जाएगा। तो देखो फार्मूला लिखिए आप लोग, माइनस, इसका फार्मूला अलग से होता है एनर्जी का, मतलब ये माइनस है ही, इसके बाद एनर्जी का अलग से फार्मूला होता है -13.6 Z² अपान n²। ये अलग से माइनस वाला है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी माइनस है, अब इसमें एक और माइनस करेंगे आप, 13.6 Z² 1² और फिर बटा 1 ही रहेगा ना, इसको प्लस कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। अब तुलना करनी है। तुलना का मतलब क्या करेंगे, हाँ, कभी डेल्टा E1 अपान डेल्टा E2 निकाल लीजिए। क्या आ रहा है, 0.544 बटा क्या होगा, 13.6। तुलना कर लीजिए, जो भी आए इसका तुलना कर लीजिए आप लोग। थोड़ा पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। अभी आप पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। बोर के परमाणु मॉडल की अच्छा सुनो ध्यान से, आपको लिखवाया गया है कि जो बोर का परमाणु मॉडल होता है वो एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू होता है। बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू होता है। तो ये इसकी कमी भी है कि अगर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उस पर लागू नहीं होगा। ये एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मैंने आपको लिखाया हुआ है, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन हो जाए, HE+ हो जाए, Li डबल प्लस हो जाए, B ट्रिपल प्लस हो जाए,
तो ये सब कैसे स्पीसीज है? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही है। तो पहली कमी यही है, पहली कमी यही है कि बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर, केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू होता है, लागू होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो वेग निकालने का फार्मूला आपने लिखा है, जो त्रिज्या निकालने का फार्मूला लिखा है, जो एनर्जी निकालने का फार्मूला लिखा है आपने, और जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला लिखा है आपने, जानते ना तरंग दैर्ध्य का फार्मूला क्या है? क्या लिखेंगे? 1/λ बराबर r/z² 1/n1² -1/। ये किस पे लागू हो पता है? ये लागू होगा, हाँ, ये लैम्डा निकालने का जो फार्मूला है ये लागू होगा किस पर पता है? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। जो आपने लिखा है त्रिज्या निकालने का फार्मूला, आर बराबर क्या लिखा है आपने? 0.529 n²/z, क्या एंगस्ट्रॉम। त्रिज्या निकालने का फार्मूला लिखा है आपने 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। ये किस पर लागू होगा? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब इन सब पर लागू होगा, इन्हीं पर। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3 ये सब होगी उन पर लागू नहीं होगा। लिथियम पर लागू नहीं होगा, लिथियम डबल प्लस पर लागू होगा। बेरिलियम पर लागू नहीं होगा, बेरिलियम ट्रिपल प्लस पे लागू होगा। वेग का फार्मूला क्या लिखा आपने? क्या लिखा? 2.188 10⁻⁶ z/n मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का फार्मूला है। एनर्जी का फार्मूला अभी आपने लिखा है, हाल में ही बताया मैंने आपको, -13.6 z, हाँ, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। या इसी का वैल्यू आप जूल में कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, -2.188 या 18 10⁻⁻18 z²/n² जूल प्रति एटम। जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रखेंगे ना, मैंने प्रूफ कराया था आपको यार कि जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 जूल। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हटाकर कितना रख दें आप? 1.6 10⁻⁻19 जूल, तो गुणा करने पर आपको पूरा वैल्यू मिलेगा ये -2.18 10⁻⁻18 z²/n² जूल प्रति एटम। चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम रखिए आप, चाहे जूल प्रति एटम। और एक और फार्मूला बन सकता है एनर्जी का। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ध्यान दीजिए आप, फार्मूला होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। तो अगर आप इसका मात्रक अर्ग में लिखना चाहें, जो कि एनर्जी का मात्रक है अर्ग, जूल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, तो अगर आप अर्ग में निकालना चाहें तो जानते हैं वो हो जाएगा 10⁻⁻11। 7 से गुणा करोगे ना, 10 के पावर क्या हो जाएगा? -11। तो थोड़ा सा आप अर्ग में भी जानते रहिए कि -2.18 10⁻⁻11 z²/n² अर्ग प्रति एटम, अर्ग प्रति परमाणु। तो एनर्जी की सामान्य केस में ये फार्मूला आपको रटना है। इसी की सहायता से आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी की सहायता से कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं आप? अर्ग में। समझ पा रहे हो ना? तो इतने फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, और ये सभी फार्मूले किस पर लागू होने वाले हैं? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। ठीक है, तो यही इसकी लिमिटेशन भी है, फायदा भी है, कमी भी है कि भाई ये केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू हो रहा है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से अधिक हो जाए उस पर यह फार्मूला लागू होने वाला नहीं है। तो इसकी कमी मानी जाती है कि जो है बोर का परमाणु मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लागू होता है। इसके बाद दूसरा कमी जानते हैं, आपने पढ़ा था कि आपको बताया गया था, बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन सभी वृत्तीय कक्षाओं में गति नहीं करता,
कुछ फिक्स, कुछ स्थायी वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग mvr h/2 के क्या होता है, पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन सभी वृत्तीय कक्षाओं में गति नहीं करता, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग mvr h/2 के क्या होता है, पूर्ण गुणज। ये h/2 का वैल्यू कहाँ से प्राप्त किया इसलिए बता नहीं पाया, ये h/2 का यूज क्या है इसने बता नहीं पाया। ये कमी इसकी है कि यह मॉडल h/2 के यूज को, प्रयोग को, उपयोग को स्पष्ट नहीं कर सका, स्पष्ट नहीं कर सका। एक इसकी और कमी है, यह मॉडल स्टार्क प्रभाव तथा जीमान प्रभाव की व्याख्या न कर सका। व्याख्या न कर सका। अभी आपको समझाया जा रहा है कि स्टार्क प्रभाव क्या है, जीमान प्रभाव क्या है। इसके बाद एक और कमी है, मैं इसको बता रहा हूँ, बाद में आपको भी समझा रहा हूँ। समझाने के बाद ही चलो अगली कमी लिखता हूँ, पहले समझाने के बाद। जानते हैं स्टार्क प्रभाव क्या है? अभी तक आप जानते हैं क्या है कि मान लो इलेक्ट्रॉन, समझ लो बहुत है। स्टार्क प्रभाव क्या है? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन गया था इनफाइनाइट पे गया था, इनफाइनाइट से वापस आया, आकर 1 पे रुक गया। ध्यान दें आप, इनफाइनाइट से फिर वापस आया, मान लो आप आकर 1 पर रुक गया। लेकिन अगर यही प्रयोग एक प्रबल विद्युत क्षेत्र में किया जाए या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किया जाए तो इलेक्ट्रॉन 1 पर नहीं रुकता है, ये और छोटी छोटी रेखाओं में बढ़ जाता है। जो एक रेखा नहीं है वो क्या होती है, और छोटी छोटी रेखाओं में बढ़ जाती है। आपने केवल 1 तक ही पढ़ा है, ठीक है, 1 तक सही भी है, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कराया जाए तो ये जो रेखा है वो और छोटी छोटी रेखाओं में बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र में कराया गया है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर जो रेखा है वो और छोटी रेखाओं में बढ़ती है तो इस प्रभाव को कहा जाता है स्टार्क प्रभाव। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है, जीमान प्रभाव। इसकी व्याख्या यह मॉडल नहीं कर पाया। यह मॉडल जो है यहीं तक बात करता है, इसके बोलता है कि इससे पतली रेखाएं नहीं मिलेंगी, इससे छोटी रेखाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन स्टार्क प्रभाव या जीमान प्रभाव में क्या बताया जाता है कि अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, अगर ना कहें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो और छोटी छोटी रेखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्टार्क प्रभाव। और ठीक यही घटना अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कराया था जीमान ने, चुंबकीय क्षेत्र में की उपस्थिति में घटना कराया था जीमान ने, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कौन कराया था घटना, स्टार्क ने। और दोनों ही केस में यही हुआ था कि रेखाएं और छोटी रेखाओं में टूटी थी। तो विद्युत क्षेत्र में जब कराया गया तो उस प्रभाव को स्टार्क प्रभाव नाम दिया गया, और जब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कराया गया तो उस प्रभाव को क्या नाम दिया गया, जीमान। ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिखिए तब मैं लिखा दे रहा हूं थोड़ा सा ना। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का और छोटी रेखाओं में और छोटी या सरल कह सकते हैं, छोटी रेखाओं में
टूटने या बंटने की घटना को स्टार्क प्रभाव या जीमान प्रभाव कहा जाता है। कि विद्युत के केस में क्या कहा जाएगा? स्टार्क प्रभाव, और चुंबकीय के केस में क्या कहा जाएगा? जीमान प्रभाव कहा जाता है। देखो कितना आएगा, यहां तक आ जाएगा और नीचे भी है। चलो ठीक। अगली कमी क्या है इसकी? अगली कमी यह मॉडल डी ब्रोगली सिद्धांत तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या न कर सका। अभी यही आप पढ़ेंगे, ये वाला, इस पॉइंट को अब आगे पढ़ेंगे। डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, यही पढ़ना है। ये पहले आप समझिए तब। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे पहला सिद्धांत क्या है, डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत। आप डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि इसी पर आधारित है। डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत के आधार पर ही दिया गया है। अच्छा पहले देखो आप ये जान चुके हैं अभी तक, क्या जानते हैं आप, कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है EMR, उसमें दो नेचर होते हैं। कौन कौन सा? एक तरंग का नेचर होता है और एक कण का नेचर होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में दो प्रकृति पाई जाती, तरंग की प्रकृति और कण की प्रकृति। कण की प्रकृति कौन कौन दिखाता है? एक दिखाता है कौन, कृष्णिका विकिरण। आप जो है इसको अपनी भाषा में प्रकाश कह सकते हैं, कि प्रकाश एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है, या फोटान भी कह सकते हैं। प्रकाश या फोटान या EMR विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो प्रकृति होता है, तरंग और कण का प्रकृति, जो कि आप पढ़ चुके हैं अभी तक। तो कण प्रकृति कौन कौन सी है? एक घटना है, एक है कृष्णिका विकिरण घटना, जो कि लाइट के फोटान के जो है कण प्रकृति को दिखाता है। फोटान के कण प्रकृति को दिखाता है कृष्णिका विकिरण, जो कि एक घटना है। और एक क्या है भाई, आपने पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अच्छा इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो फोटान या लाइट है किसी धातु की सतह को टक्कर मारता है ना, अरे यार, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि जो फोटान होता है या लाइट होता है, वो आके धातु की सतह को टक्कर मारता है। जब फोटान चलता है तो वो ऐसे चलता है, स्प्रिंग और गर्त के रूप में। ये इसके तरंग नेचर को दिखाता है। फोटान की गति जो है वो तरंग होती है, और जब वो टक्कर मारता है तो कौन सी घटना है? कण। जब ये धातु की सतह को टक्कर मारता है प्रकाश फोटान, तो बोलते हैं कि ये इसका कण नेचर है। और जब वो चलता है तो कौन सा नेचर है? तरंग। तो यही बोलते हैं कि फोटान में दो प्रकृति होती है, कण का भी होता है और तरंग का भी होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप यही स्टडी करते हैं कि वो धातु की सतह को टक्कर मारता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धारा प्रवाहित होती, यही पढ़ते हैं आप। इसके बाद एक तरंग प्रकृति को कौन दिखाता है? एक है आपका व्यतिकरण और विवर्तन।
इन घटनाओं के बारे में अच्छे तरीके से आप कहाँ पढ़ेंगे पता है? फिजिक्स में। व्यतिकरण और विवर्तन ये फोटान के जो है तरंग प्रकृति को दिखाते हैं, और कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये किसे दिखाते हैं? इसके कण प्रकृति को दिखाते हैं। इसी प्रकार ये आपके जो है EMR विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैती प्रकृति है। तो इन्होंने क्या बताया पता है? इन्होंने इसके संबंध में कुछ नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कोई कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक कण है ना, इलेक्ट्रॉन एक क्या है? सूक्ष्म कण कहते हैं, सूक्ष्म कण कह सकते हैं। इन्होंने कहा था अगर कोई सूक्ष्म कण है, कण तो है ही, उसको बोलेंगे कण प्रकृति है, कण है, ठीक है। अगर कोई सूक्ष्म कण है वो गति कर रहा है तो उसमें तरंग प्रकृति आ जाती है। नहीं समझ पा रहे? देखो इन्होंने क्या कहा था, सिद्धांत समझे आप लोग। इन्होंने बताया था कि अगर कोई सूक्ष्म कण है, गतिशील कण है, उसमें कौन सी प्रकृति आ सकती है? तरंग प्रकृति। इन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर कोई कण है ना, उसमें दो नेचर होती है। एक कण की तो हो ही करती है, हाँ, पार्टिकल नेचर हो ही करेगा, और पार्टिकल नेचर के साथ में उसमें क्या हो सकता है? तरंग प्रकृति। नहीं समझ पा रहे हैं आप? ये भी हाँ, मॉडर्न में आप ये जानते रहो कि कण में दो प्रकृति होती है, हाँ, कण की प्रकृति होती है और तरंग की प्रकृति। हाँ, इसको बोलते हैं ना, आप बोल सकते हैं इसके आधार पे दिया गया है कणों का द्वैती प्रकृति। इसी के आधार पे क्या दिया गया है? कणों की आप स्टडी करेंगे कणों की द्वैती प्रकृति के बारे में कि दो प्रकृति होता है। कौन कौन सा? एक होता है कण का, कौन कौन सा प्रकृति भाई? एक कण का है और एक किसका है? तरंग का है। कण का और तरंग का। कण जानते हैं? जो कण की एनर्जी होती है, कण की जो एनर्जी होती है E=mc² के बराबर होती है। ये दिया था आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन के अनुसार जो कणों की एनर्जी होती है किसके बराबर होती है? हाँ, E=mc²। और तरंग का जो एनर्जी पढ़ा है आपने, तरंग की एनर्जी के विषय में आपने जानते? अरे फोटान की एनर्जी क्या होती है? फोटान तरंग भी है यार। फोटान चलता है तो तरंग की भांति चलता है ना। फोटान की एनर्जी कितनी होती है? h के बराबर। अरे यार तुम लोग, जो तरंग की एनर्जी होती है, कण की ऊर्जा E=mc² होगी, और इसकी ऊर्जा E= क्या होती है? h, या कह सकते हैं hc/λ। तो इसी कण में देखो, कण में दोनों प्रकृति है, कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति भी है। कणों की ऊर्जा mc² के बराबर होती है, E बराबर, और तरंगों की ऊर्जा क्या होती है? h या hc/λ। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार नहीं कह सकते E=mc² बराबर hc/λ कह सकते हैं। ये एनर्जी जो होगा ये mc² के बराबर है, और यही किसके बराबर हो सकता है? hc/λ की। जब कण की नेचर दिखाएगा तो mc² के बराबर होगा, और जब तरंग का नेचर दिखाएगा तो hc/λ के बराबर होगा। अगर आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करें, मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए, आप लिख सकते हैं mc² बराबर hc/λ। c से c कैंसिल हो जाएगा, c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप लिख सकते हैं लैम्डा ऊपर कर दो, λ=h/mc हो सकता है। λ=h/ क्या हो जाएगा? mc। या c क्या है? प्रकाश का वेग। c क्या है? तो मैं देखो, अगर प्रकाश होगा तो मैं c मानूंगा, लेकिन मैं यहाँ कण की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि कण की दो नेचर होता है, कण नेचर और तरंग नेचर। तो जब आपने दोनों नेचर को सॉल्व किया, दोनों नेचर की एनर्जी देखी कि कण नेचर की एनर्जी ये होती है mc² के बराबर, और तरंग नेचर में एनर्जी hc/λ के बराबर होता है। ये कण की ही बात हो रही है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा? mc² hc/λ, तो कैंसिल होकर आपको मिलेगा λ=hc मिलेगा। c क्या है? प्रकाश का वेग। लेकिन मैं मान लूँ कि अगर कण का वेग v हो, तो जैसे हर जगह प्रकाश का वेग थोड़े लगा सकते हैं। प्रकाश होगा तो प्रकाश का वेग मान लोगे, लेकिन यहाँ मैं प्रकाश की बात नहीं कर रहा, आपने कण की बात की। कण जानते हैं कौन? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सूक्ष्म कण की बात हो रही है।
तो मैं मान लेता हूं कि मान लो कण का वेग भी हो, कण का वेग क्या हो, हाँ, तो यदि कण का वेग भी हो तो क्या कह सकते हैं आप, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी कह सकते हैं। भाई सी प्रकाश के केस में है ना, तो अगर मैं वेग भी मान लूं तो एच अपान क्या हो सकता है, एम भी, और इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। क्या बोलते हैं, आपसे कोई बोलेगा डी ब्रोगली समीकरण क्या है, आपको ये निकालना नहीं है, बस आपको ये रखना है आपको कि डी इक्वल लैम्डा इक्वल टू एच अपान क्या हो सकता है, एम भी। हाँ ये भी कह सकते हैं ना, ऐसा भी कह सकते हैं। एम भी बराबर क्या होता है, पी होता है, या पी बराबर एम भी पढ़ा है आपने, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने यार, नहीं पढ़े हो, रट लो कि संवेग बराबर क्या होता है, वो पी संवेग है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो पी इक्वल टू एम भी होता है। तो एम भी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या पी लिख सकते हैं, एच अपान पी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो यार, ये कैसे आया यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ से इक्वेशन दोनों मिला होगा तब ये आए, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी आया है, और एच अपान एम भी को आ रहा है ना, उतना नहीं आता, इतना नहीं को ना था ही। अच्छा देखो ध्यान से, यदि कण का वेग भी हो तो क्या कह सकते हैं, हो तो क्या लिख सकते हैं आप लोग ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी कह सकते हैं, और आप जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है, तो आप पूरा कह सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी भी कह सकते हो ना, कह सकते हैं कि नहीं आप, ये हाँ एच अपान एम भी है, एच अपान पी, और इसी समीकरण को बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। ये रट लो, तुमको ये रटना है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, ये फार्मूला जानते हैं कब लगाना है, बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कोई बोले कि कोई सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण को लगाना है, जैसे मान लो कोई सूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाए, अल्फा कण हो जाए, ये सब गति कर रहे हैं, अब पूछेगा कि उनका तरंग दैर्ध्य निकालिए। मान लीजिए कोई बोल दे ना कि आपको बोल दे कि कोई सूक्ष्म कण इतने वेग से गति कर रहा है, अब देखो जब अल्फा कर देगा तो उसका मास पता है आपको, कितना होता है अल्फा कण का मास, 4u। अगर अल्फा कण देगा तो उसका मास कितना होता है, हाँ, और यश का मान पता है, प्लांक नियतांक है यश। तो आपको जब भी देगा, लैम्डा पूछेगा तो फार्मूला लगा दीजिएगा आप लोग, यम पता होता है, अल्फा कण का यम पता होता है आपको, या मान लो यम भी दे दे, मान लो यम और भी पता हो, आपको लैम्डा निकालना हो तो लगा देना फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम भी। या मान लो आपको जो है लैम्डा दिया हो, यम दिया हो, भी पूछा हो, तो लगा सकते हो ना, उल्टा सीधा करके निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे आपको ये भी दिया हो और यम दिया हो, लैम्डा पूछ ले, यच का मान पता होता है, यच एक प्लांक नियतांक है, उसका वैल्यू लिखवाया गया आपको, हाँ 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तो कल आपको इस पर जो है बेस्ड इक्वेशंस कराए जाएंगे। बस ये रट लो कि ये सिद्धांत किस पर लागू होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी किस पर लागू होता है, सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। कहाँ लागू होता है, सूक्ष्म कण कौन है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाए, अल्फा कण वगैरह हो जाए ना, है ना। चलो लिख लो, चलो लिखो, लिखो, इतना ही पढ़ो यार आप। ये ध्यान से पहले सुन लो आप लोग, देखिए ध्यान से आप देखो, डी ब्रोगली ने बताया कि सूक्ष्म कणों में क्या होती है, तरंग प्रकृति होती है। सूक्ष्म कण जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं है, जो बड़े कण है उसमें भी तरंग प्रकृति होती है, लेकिन उनमें तरंग प्रकृति या कह सकते हैं ना, उनका जो है ऐसा विचलन कह सकते हैं, जैसे जो मूवमेंट होता है तरंगों में, इस प्रकार जो मूवमेंट होता है, जो ऐसी गति होती है, तरंगों वाली गति होती है, वो बड़े कणों में बहुत कम होती है, बड़े कणों में बहुत कम होती है और छोटे कणों में ज्यादा होती है। तो तरंग प्रकृति जो है कणों में, सूक्ष्म कणों में तरंग प्रकृति बहुत ज्यादा पाई जाती है, बड़े कणों में कम पाई जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, यदि 1 किग्रा की कोई गेंद 6.6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है,
तो उसका जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालिए। 1 किग्रा का कोई गेंद है, कितने वेग से गति कर रहा है? 6.6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। उसका लैम्डा निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। आप देखो दिया क्या क्या गया है आपको, दिया यम, मास दिया है 1 किग्रा, और क्या दिया है, वेग दिया है 6.6 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों एसआई में है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। लैम्डा निकालना है आपको। क्या होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी। जानते हैं क्या हुआ? एच का मान जूल में नहीं रखा आप लोग, एच का मान जूल में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ किग्रा है, किग्रा को कैंसिल कराना है। और आपको पता है 1 जूल बराबर क्या होता है, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस, ये मान रखना है ताकि मीटर भी कैंसिल हो जाए, किग्रा भी कैंसिल हो जाए और सेकेंड भी कैंसिल हो जाए। अच्छा देखो ध्यान से, क्या रखेंगे मान आप, 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल नहीं रखना है, क्या रखना है, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस 2 इंटू सेकेंड। सेकेंड ऑलरेडी था ना भाई, जूल सेकेंड होता है, जूल का मान ये होता है इंटू सेकेंड। इसके बाद यम का मान 1 किग्रा रख दीजिए आप, और वी का मान क्या है 6.6 किग्रा लिखिए ताकि किग्रा कैंसिल हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे होगा ये समझ पा रहे कैसे कैंसिल होगा? अरे ये ऊपर जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यार, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड के पावर माइनस 2 और सेकेंड के पावर माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप इन सभी को कैंसिल करा लीजिए आप, और एक मीटर कैंसिल हो गया, किग्रा से किग्रा कैंसिल हो गया ना कैंसिल, किग्रा से किग्रा कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, और ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा सेकेंड के पावर माइनस 2 सेकेंड के पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप लैम्डा सॉल्व करेंगे किस में आएगा भाई? अच्छा ये लगभग वैल्यू 1 मान लो, लगभग, चलिए 1 मान ले रहा हूँ, हाँ 10 के पावर माइनस 34 क्या आएगा, मीटर। तो जानते हैं देखो लैम्डा का मान सामान्य केस में जब आप लैम्डा निकालते हैं तरंग दैर्ध्य ना, वो सामान्य केस में पिकोमीटर या हाँ पिकोमीटर 10 के पावर 15-16 मीटर तक माइनस में आराम से मेजर किया जा सकता है। 10 के पावर माइनस 15 मीटर 16 मीटर तक आराम से मेजर किया जा सकता है। लेकिन लैम्डा का मान अगर जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए, -22 -24 -34 हो जाए, तो इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसको मापने की जो है मशीन नहीं है। तरंग दैर्ध्य मापने के लिए मशीन होती है, वो लैम्डा मापती कितना तरंग दैर्ध्य है माइनस में, तो ये बहुत ज़्यादा माइनस में है। तरंग दैर्ध्य मापने के जो डिस्टेंस होता है, तरंग दैर्ध्य क्या डिस्टेंस है, दूरी है, 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच के डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को मापा जाए अगर 10 के पावर माइनस 18-20 तक होता है तो ठीक ठाक माप सकते हैं, लगभग माप सकते हैं। लेकिन -24 -26 ऐसा आ जाए, -30 34 आ जाए तो उसका मेजरमेंट संभव नहीं है। हालांकि मानेंगे कि लैम्डा है, तरंग नेचर है, गेंद में भी तरंग नेचर आया है, लेकिन इस तरंग नेचर को किसी मशीन द्वारा मापा नहीं किया जा सकता। तो बोल देते हैं कि बड़े कणों में जो है 1 किलो की गेंद है, तो बड़ा कण है, ध्यान दें, बड़े कणों में जैसे कण भारी होते जाते हैं उनमें जो है तरंग नेचर क्या होता है, कम होता जाता है। जितना ही छोटा कण रहेगा उसमें लैम्डा का मान मेजरेबल आएगा, जिसको मापा जा सकता है। जैसे यहाँ देखो, इसका लैम्डा निकाल के देखिए, इसका लैम्डा देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है 2 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। और देखो इलेक्ट्रॉन का यम पता है आपको, यम पता है ना, 9.1 10 के पावर माइनस क्या लिखेंगे 31 किग्रा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होना चाहिए, नहीं दिया है लेकिन आपको याद तो है। और निकालना है लैम्डा, ऐसे निकालो, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी कर दीजिए आप। एच का मान आप जान लीजिए, किग्रा है तो जूल में रखना है, जूल में नहीं रखना है, किस में रखना है, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस 2। क्या लिखेंगे आप 6.626 10 के पावर माइनस 34
किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 इंटू सेकेंड। इसके बाद यम का मान 9.1 10 की पावर -31 किग्रा, और ये भी का मान 2 इंटू, फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग, 10 की पावर 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा स्क्वायर, यस यस स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड की पावर -2 कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, किग्रा से किग्रा कैंसिल, आंसर किस में आएगा, एक बचेगा मीटर, क्या बचेगा, मीटर। तो आप क्या लिखेंगे पता है, इसको सॉल्व करो, ये आपको मिलेगा, हाँ कौन सा, ये वैल्यू गुणा है पूरा, ये इसका भाग दिए हो, 2 से गुणा किए हो, फटाफट गुणा कर लो, 18.2 में नहीं, ऐसा ही होगा ना, हाँ 18.2 में आप 2 से 6.626 में भाग दीजिए, 1.5, और ये कितना आएगा, इसको ऊपर लेके जाइए, अच्छा ये कैंसिल कर लो पहले, हाँ देखो ध्यान से, क्या है देखो, 10 के पावर -31 और 6 है, तो आपका -25 आएगा, -25 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसको जब कैंसिल कराएंगे -25 आएगा, ऊपर जाएगा +25 हो जाएगा, 10 के पावर -34 इंटू 10 के पावर 25 मीटर आएगा, और सॉल्व करो, 1.5 ये लगभग 3 आएगा यार, इसको सॉल्व करो सही से, 3 आएगा, इसको सही सॉल्व करें आप लोग, ये कितना आ रहा है 3 और 10 के पावर -9 है ना, इस वैल्यू को आप फिर सॉल्व करें, आप भाग दो 6 दशमलव, या ऐसा लिखो ना 3.323 में 9.1 से भाग दीजिए, क्या आ रहा है 3.323 में 9.1 से भाग दो, कितना आएगा, हाँ 0 पॉइंट, ये आ रहा है, चलो ठीक है, ये इसका सही से भाग दो, इसका, हाँ देखो ये आपका, तो क्या आ रहा है 0.728, 10 के पावर ये कितना आएगा पता है माइनस, अच्छा देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0.36 कुछ आ रहा है ना, ऐसे कुछ करके, 10 के पावर -34 इंटू 10 के पावर 25 हो जाएगा मीटर, इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा आपको, हाँ 3.6 आएगा, और 10 के पावर ये 35 होगा, सीधा कर दो, 10 के पावर 10 मिलेगा ना, -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर आएगा, इसको आप एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं, लिख सकते हैं 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो यही तो होता है, तरंग दैर्ध्य अक्सर एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में लिखा जाता है, इसको मेजर कर सकते हैं आप, 10 के पावर -10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर आराम से मेजर किया जा सकता है, लेकिन ये मगर -24 -22 आ जाए, -36 आ जाए, उसको माप नहीं सकते आप। तो बड़ी वस्तुओं में तरंग नेचर देखने को नहीं मिलता है, कम देखने को मिलता है, और जो छोटी वस्तुएं होती हैं, सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं, उनमें तरंग नेचर मिलता है, ठीक है। तो आज आप इतना लिख लो, इतना लिख के आइए, और कल आइए, इस पर 1-2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।